हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो हर लॉ एस्पायरेंट, जुडिशियरी एस्पायरेंट, लॉ स्टूडेंट्स सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम को किस तरीके से रिफॉर्म किया जा रहा है इस पूरे अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आज के डेट में लॉ एक कितना अच्छा करियर ऑप्शन है। कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, टैक्सेशन में अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जिसके बारे में कुछ सालों पहले तक भी लोगों ने ना सोचा था, ना इसके बारे में उन्हें पता था। पर इस विषय पर हम किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट्स में बताना कि इसके बारे में आप लोग डिटेल्ड वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं। पर आज सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, जो कि हर लॉ स्टूडेंट का एक सपना होता है, वो कैसे हो सकता है। तो शुरू करते हैं। मैं हूं अन्वेषा आपके साथ और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मैक्सिमम 33 और जजेस हो सकते हैं। हर सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, पर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करना होगा। अपॉइंटमेंट्स के बाद मैक्सिमम 65 इयर्स तक सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वह कैंडिडेट भारत का नागरिक हो। एटलीस्ट 5 साल तक वह किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट के जज रहे हो, या फिर उनकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है किसी भी हाई कोर्ट में, या वह एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद उनका ये दायित्व रहेगा कि वह भारत के किसी और कोर्ट में प्लीड ना करे। इसी तरह आर्टिकल 217 जो हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के डील करता है, उसमें बोला गया है कि हर हाई कोर्ट जज को भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे और जज बनने के बाद वह 62 इयर्स एज तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। हाई कोर्ट जजेस की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो उसके लिए भी भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, और साथ में ये ज़रूरी है कि वह 10 साल तक किसी भी लोअर जुडिशियरी में यानी कि किसी भी लोअर कोर्ट में वह 10 साल तक एज जज सर्व करे, या फिर उनकी अगर 10 साल की प्रैक्टिस भी रहती है एज एन एडवोकेट किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट्स में, तब भी वह एलिजिबल होंगे। ये आर्टिकल्स समझने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर इनमें डीपर मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आपने ध्यान से समझा इन आर्टिकल्स को तो इसमें प्रोसेसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सिर्फ इतना बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अपॉइंट कर सकता है, पर कैसे ये नहीं बताया। सिर्फ एक वर्ड डाल दिया है कंसल्टेशन। पर कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कितने लोगों से पूछे, सभी से या चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी ही काफ़ी होगी। बेसिकली जब भी हम यहाँ कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, वह कोलिजियम सिस्टम को रेफर कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही एक्सप्लिसिटली कोलिजियम सिस्टम टर्म को यूज ना किया गया हो, सालों से हायर जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट इसी सिस्टम द्वारा हो रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये कोलिजियम सिस्टम क्या होता है। भारत के हायर जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए एक ग्रुप फ्रेम किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 और सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट के केस में, और हाई कोर्ट जजेस के मामलों में CJI के साथ 2 और हाई कोर्ट जजेस होते हैं उसी हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही हो, और इसी सिस्टम को कोलिजियम सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ एक बेहद इंटरेस्टिंग केस को मेंशन करना बनता है, जिसे 3 जज केस कहा जाता है, जिससे ये कोलिजियम सिस्टम ओरिजिनेट हुआ। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया कि चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो इसलिए सालों से जो सीनियर मोस्ट जज हुआ करते थे वही चीफ जस्टिस बन जाते थे जब भी वैकेंसी अराइज करती थी।
पर 13th चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद ये सिलसिला टूट जाता है। जस्टिस सिकरी 24 अप्रैल 1973 में रिटायर्ड होने के बाद चीफ जस्टिस बन जाते हैं एएन रे। पर उस वक्त जस्टिस शेलट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े उनसे सीनियर थे और इस अपॉइंटमेंट के कारण ये तीनों जजेस रिजाइन कर देते हैं। जस्टिस रे के बाद वापस वही होता है। उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बेग चीफ जस्टिस बन जाते हैं और जस्टिस खन्ना जो सीनियर मोस्ट जज थे उस समय वह भी रिजाइन कर देते हैं। पर उसके बाद फिर ये सीनियरिटी वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। पर इससे एक क्लैश होने लगता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच और इसी से सबसे पहला जिसे फर्स्ट जज केस कहा जाता है वो फाइल हो जाता है 1981 में। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि फर्स्ट जज केस है, उसमें कई सारे रिट्स दाखिल हुए और उन्हें दाखिल कौन करता है? अलग अलग लॉयर्स और प्रैक्टिशनर्स। उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 जजेस का अपॉइंटमेंट किया ही नहीं और उनका ट्रांसफर भी कर दिया। साथ में हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेजर पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट किए। पहला, आर्टिकल 124 के तहत जो कंसल्टेशन टर्म है उसका मतलब कंकरेंस नहीं है। मतलब ये कि राष्ट्रपति को हमेशा जजेस के अपॉइंटमेंट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट की राय की जरूरत नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट जजेस को किसी भी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है उनके इच्छा के विरुद्ध। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जजेस का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट डायरेक्टली जनरल पब्लिक को अफेक्ट करता है, इसलिए इस चीज को खुफिया तरीके से नहीं किया जा सकता। इंटरेस्टिंग है ना। सेकेंड जज केस होता है 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जस्टिस जेएस वर्मा के वर्डिक्ट से कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। फर्स्ट जज केस के जजमेंट को ओवररूल करते हुए कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करना मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के लिए जब भी वह जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हो। कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही होगा। दूसरा, जज ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा 2 और सीनियर मोस्ट जज के साथ कंसल्ट करके ही रिकमेंडेशन देंगे कि जज कौन बनना चाहिए और प्रेसिडेंट इस मामले में सिर्फ हामी भरेंगे। इसके बाद थर्ड जज केस होता है 1998 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला, कि कंसल्टेशन का मतलब मेजॉरिटी जजेस के ओपिनियन को मानना होगा और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर्सनल ओपिनियन को वैलिड कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा, कंसल्टेशन के लिए 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस की जरूरत होगी और तीसरा, सारे अपॉइंटमेंट्स कोलिजियम सिस्टम से ही होगी। अब समस्या जो भी आ रही थी उसका एक अच्छा समाधान था कोलिजियम सिस्टम, पर इसको काफी क्रिटिसाइज भी करा गया ये कहकर कि जजेस की मोनोपोली बन रही है अपॉइंटमेंट्स पर। कहा गया कि कोलिजियम सिस्टम को हटा के एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें जजेस, एक्सपर्ट्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स मौजूद होंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का 99वां अमेंडमेंट हुआ जिससे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 बनाया गया। सारे नियमों को बदल दिए गए अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर के रिगार्डिंग, पर वहीं वापस दिक्कतें आनी शुरू हो गई और वहीं से आया फोर्थ जज केस 2015 में। इस केस में 4:1 मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसाइड किया कि जो अमेंडमेंट हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व रखना जरूरी है और 2014 के एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डिसाइड हुआ कि 99वां अमेंडमेंट से पहले जिस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती थी वैसा ही चलेगा, यानी कि हमारा कोलिजियम सिस्टम। फिर भी आए दिन क्रिटिसिज्म्स को देखते हुए रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि कोलिजियम के पास अब से जजेस की सारी डेटाज रहेंगी, वह क्या जजमेंट्स दे रहे हैं, जजमेंट्स की क्वालिटी कैसी है। इससे अपॉइंटमेंट के केसेस में रिकमेंडेशन करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी
और जो सिलेक्शन प्रोसेसेस है वह भी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। इस कोलेजियम सिस्टम का फ़ायदा यही है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाती है। लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस उन पर नहीं होता। वहीं दूसरे तरफ अगर क्रिटिसिज्म्स को देखें तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। इस कारण यह संभव है कि कनेक्शंस और रेफरेंस के बेसिस पर लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। इसके अलावा महिलाओं या अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स की इस पूरे सिस्टम में कोई अलग से जगह है ही नहीं। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात, पर इतने बड़े पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें सुप्रीम जुडिशरी पर थोड़ा भरोसा तो दिखाना ही होगा। तो अब इसमें हमारी भूमिका क्या रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट जज बनने के सपने को हम कैसे पूरा करें? इसका साधारण सा जवाब है, हमें अपने पढ़ाई और काम पर ध्यान देना है। क्योंकि जस्टिस सी.टी. रवि कुमार का नाम अगर आपने सुना है तो उनके फादर केरला के चंगानसेरी ट्रायल कोर्ट में बेंच क्लर्क थे, पर जस्टिस सी.टी. रवि कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो हौसला बुलंद रखिए, क्योंकि पूरा आसमान आपके लिए है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।